हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का पार्ट 1 कवर किया था और इस लेक्चर में हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें थी, पहला था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसमें से हमने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब लोग स्लैक सीजन में या फिर ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स होते हैं या फिर वो हाईली रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है या फिर सीजनल क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कुछ महीने वो पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड रहते थे, तो इसी वजह से उसे क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैसी थी? अदृश्य, यानी कि इनविजिबल इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट थी। उसका रीज़न क्या था कि एक एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तब भी वो 10 क्विंटल ज्वार निकाल रहे थे, और अगर वहाँ पे 11 लोग काम कर रहे हैं तब भी वो 10 क्विंटल ही ज्वार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या फ़र्क है? मतलब पहले 5 लोग मिलके भी वो कर सकते थे ना, तो फिर एक्स्ट्रा 11 या फिर 6 लोगों की और ज़रूरत क्या थी? तो उन लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या थी? ज़ीरो थी, यानी कि वो सब लोग काम भले कर रहे हैं लेकिन वो एक तरीके से छुपे बेरोज़गार है। इसी वजह से वो क्या था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों कहाँ पाई जाती थी? रूरल एरियाज़ में। तो आज हम स्टडी करेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट refers to unemployment found in the urban areas, that is towns and cities of the country. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ पे मिली थी? विलेज एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे? सिटीज़ में या फिर टाउन्स में। उससे पहले हम एक बार अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स इसमें से देख लेते हैं, फ्लो चार्ट में से। सबसे पहला क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के आगे 4 और टाइप्स हैं, जो कि है टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये टेबल अच्छे से समझ में आया? इस टेबल को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब्स, यानी कि जो लोग हैं वो एजुकेटेड तो है और विलिंग टू वर्क भी है, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा, उन्हें क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर उसे क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो पढ़े लिखे हैं, काम करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, तो इसी वजह से वो पढ़े लिखे बेरोजगारी में आते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमंग मेट्रिकुलेट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। यानी कि 10th क्लियर करे हुए या फिर ग्रेजुएशन के प्रोसेस में या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर भी इतनी स्टडी करने के बाद या फिर इतना एजुकेशन गेन करने के बाद भी जो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस दिए हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे कि कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, preference of white collar jobs, lack of employable skills, lack of awareness about educational opportunities are the major reasons या फिर main reasons for unemployment among educated youth in India. तो रीज़न क्या है? एजुकेशन के टुवर्ड्स उनकी अप्रोच बहुत कैजुअल है, या फिर सबसे मेन रीज़न है इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड नंबर ऑफ़ एजुकेटेड यूथ्स। यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी मतलब उनकी संख्या क्या है? कम है, और जो एजुकेटेड यूथ हैं उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और उसी इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती है। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट है, जैसे कि प्रेफरेंस फॉर वाइट कलर जॉब, यानी कि वाइट कलर जॉब के लिए वो नॉर्मल जॉब्स करते ही नहीं है, वो पूरी तरह स्टडी अपना डिवोट करते हैं ताकि आगे जाके उन्हें वाइट कलर जॉब्स ही मिल सके। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, क्या पता उनके अंदर स्किल्स ना हो उतनी, इस वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अवेयरनेस मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आसपास जो एजुकेशन, मतलब आज के ट्रेंड में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है या फिर जिस एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, तो उनका जो नॉर्मल एजुकेशन है वो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं लेके जा पाता। ठीक है, आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट।
इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है वो स्किल्ड भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। दिस इज़ जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुली बेरोजगारी। ये क्या है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का एक फॉर्म है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लो अडेप्टेबिलिटी to modern technology, inconvenient location of industries, low mobility of labor, etc. are the main reason for industrial unemployment. यहाँ कुछ मेन रीजंस दिए हुए, हम एक एक रीज़न वापस पढ़ते हैं। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि हम जो ट्रेंड है या फिर जो अब आज की सोसाइटी में चल रहा है उतनी स्पीडली हम अपना इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो कि है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमने लास्ट लेक्चर में भी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब पॉपुलेशन चैप्टर किया था उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। आगे है लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। काम तो है, नई नई मशीनरी भी हम लेके आ गए, लेकिन उसमें उन लोगों को जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, आगे क्या है? लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी भी हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे हम इतने जल्दी अपने अंदर इनोवेट या फिर अपने अंदर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये पॉइंट हमने इसे पहले भी एक बार डिस्कस किया है अगर आपको याद हो तो। इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि आपकी इंडस्ट्री आपने ऐसी जगह पे सेट की है कि आपको वहाँ से रॉ मटेरियल लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो वापस यहाँ पे लेके आना पड़ता है। या फिर ह्यूमन क्या है, ये भी एक रिसोर्स है। तो अगर आपने ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की है जहाँ पे आपको आसपास जल्दी से और कम रेट में ह्यूमन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी क्या है, एक रीज़न है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एट्सेट्रा आर द मेन रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ टाइप्स हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे लोगों की जो मतलब लोगों की जितनी पहले ज़रूरत थी उतनी उन्हें कम होने लग जाती है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले जब लोग हाथों से काम किया करते थे तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मशीन्स आने लगी। जैसे जैसे मशीन्स आने लगी, एक इंसान या फिर 10 लोग मिलके जो काम करते थे वो एक अकेली मशीन करने लगी। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों की ज़रूरत जो थी वो थोड़ी सी उसकी कमी आने लगी, यानी कि अब उन्हें उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस मशीन हैंडल करने के लिए 1 2 या 3 लोग चाहिए। तो इस वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स लेस लेबर्स। यहाँ पे आपको समझ में आया, मैंने अभी जो पॉइंट डिस्कस किया कि ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है और उन्हें लेबर्स की ज़रूरत कम होती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मनी से खरीदना। कैपिटल मतलब पता होगा आप सबको कि इट इज़ रिलेटेड टू मनी, यानी कि जो मशीनरीज है या फिर जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो किस चीज़ से आएगी? मनी से, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव। उसमें हमें ज़्यादा कैपिटल डालना पड़ेगा। दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके हम लोग मशीनरी वगैरह उसमें लाते हैं, और लेबर इंटेंसिव यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ लोगों से ही किए जा सकते हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है, लेबर इंटेंसिव, और ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, वो है कैपिटल इंटेंसिव और उसमें लेस लेबर्स की यानी कि लोगों की ज़रूरत कम है। When new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their jobs due to lack of proper training. For example, computerization, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। यानी कि जैसे जैसे नई टेक्निक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रही है, जो पहले के वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं। क्यों? या तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या फिर मशीन्स की वजह से उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब हर जगह पे कंप्यूटराइजेशन हो गया है, या फिर
इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से भी अब अगर उन्हें उन जो मशीन्स है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी है उसे हैंडल करने के लिए हमने पहले अभी डिस्कस किया था क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स चाहिए। तो उन लोगों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी या फिर वो लोग उसे ढंग से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कंपनीज को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, वो लोग फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आई होप आप सबको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे हिंदी में बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स एट्सेट्रा। और ये कैसी होती है, टेम्पररी होती है। ठीक है, ऊपर के सारे पॉइंट्स मतलब ये ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर वर्कर्स की स्ट्राइक्स, ये सारी क्या है, टेम्पररी चीज़, टेम्पररी चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि कभी बूम होता है, फिर कभी डिप्रेशन होता है, फिर से रेज होती है इकोनॉमी, फिर से नीचे जाती है इकोनॉमी। तो ये क्या होता है, साइकिल, एक साइकिल चल रहा होता है। तो इस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Cyclical unemployment is the result of cyclical fluctuations in the level of business activity. द इकोनॉमी पासिस थ्रू फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। यानी कि प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन से जो इकोनॉमी है वो पास होती रहती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड फॉल्स विच लीड्स टू फॉल इन द प्राइस एंड प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोड्यूसर। जब डिप्रेशन यानी कि जब मंदी हो रही होती है, तो मंदी चल रही होती है, तो जो लोगों की डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो उसी की वजह से जो प्राइस और प्रॉफिट जो कि प्रोड्यूसर्स अर्न करते थे वो भी गिर जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। अगर आपको प्राइस ही नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आप प्रोडक्शन क्यों करोगे। तो इसी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं एक और बार। डिप्रेशन आई यानी कि मंदी आई, मंदी की वजह से क्या हुआ, डिमांड गिर गई, डिमांड गिरी तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों को प्राइस भी नहीं मिल रहा है और प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन करना कम कर दिया। जब उन्होंने प्रोडक्शन करना कम कर दिया तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम हुई और प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो गई। जब कम प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो उन्हें लोगों की भी उतनी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया है, अ फॉल इन प्रोडक्शन लीड्स टू अ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर प्रोडक्शन में फॉल है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। एज अ रिजल्ट वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। अभी का एक बहुत अच्छा लेटेस्ट और लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि डिप्रेशन चल रहा है या फिर मंदी चल रही है, तो उस वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। बीच में न्यूज़ में ये भी था कि कुछ बिस्किट कंपनीज़ या फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी लोगों को निकालने वाली हैं। क्यों, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, सो हम लोग बाहर जाके सामान नहीं ले सकते। तो इस वजह से क्या है, डिमांड कम हो रही है, उन लोगों का कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी उन लोगों को प्राइस भी ज़्यादा लग रहा है और उन लोगों का प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन कम किया। अब प्रोडक्शन कम करने की वजह से जो 100 लोग एक जगह पे काम कर रहे थे, पहले वो 1000 पैकेट्स बना रहे थे, लेकिन अब 1000 पैकेट्स की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 500 पैकेट्स की ज़रूरत है। तो क्या उन्हें उन 100 लोगों की ज़रूरत होगी, नहीं। तो इसी वजह से उससे उन्होंने क्या किया, लोगों को मतलब निकालना शुरू किया, फिर अपनी कंपनी से अनएम्प्लॉयड करना शुरू किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है। इट इज़ रिलेटेड टू द फ्लक्चुएशंस इन मार्केट, यानी कि मंदी, तेज़ी, बूम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, structural unemployment. This type of unemployment arises due to drastic change in the economic structure of the country. ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, जब कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अचानक से कोई नया चेंज आता है। दिस चेंजेस में अफेक्ट आइदर द सप्लाई और ऑफ और डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि या तो ये सप्लाई को अफेक्ट करती है या तो ये डिमांड को अफेक्ट करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और फोर्थ फैक्टर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो या तो इनके
सप्लाई में या फिर इनके डिमांड में अफेक्ट जो चीज़ें करती हैं वो उनकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. दीज चेंजेस may affect either supply or demand for the factor of production. Structural changes in the economy are caused by changes in government policies, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से चेंज होता है, या फिर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, या फिर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ठीक है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना. Structural unemployment takes place because of mismatch between the skill of workers and the job that are actually available. यानी कि structural unemployment किस वजह से होती है? स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी. ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है. और ये किस वजह से होती है? यानी कि मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड जॉब दैट आर एक्चुअली अवेलेबल. यानी कि जो लोग हैं या फिर जो जॉब्स अवेलेबल है और लोगों की जो स्किल्स है उनके बीच में मिसमैच होना. यानी कि काम के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो उन लोगों में अगर नहीं होता है, यानी कि वो उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, इस वजह से उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है नीचे, हॉर्स कार्ट्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटो रिक्शा. पहले क्या चलते थे? घोड़ा गाड़ी. और अब क्या चलता है? ऑटो रिक्शा. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज टाइपिंग हैज़ कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मैनुअल टाइपिस्ट. पहले मैनुअल टाइपिस्ट हुआ करते थे, अब कंप्यूटर टाइपिस्ट है. यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है. उन्होंने क्या बोला है स्टार्टिंग में? ऑफ अ कंट्री. यानी कि पूरी के पूरे कंट्री में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आना कि पहले जो चीज़ें थी अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनकी जगह पे अब सारी नई चीज़ें आई है. और स्किल्स वाला पॉइंट था, पहले जो चीज़ें थी पहले उन लोगों को उनकी स्किल्स अच्छे से आती थी और उन्हें अभी नई स्किल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है. समझ में आया पूरा चैप्टर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? ठीक है, आगे देखते हैं. एक टेबल दिया हुआ है जिसमें है स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया 2015-16 का टेबल है. स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट पर थाउजेंड, अनएम्प्लॉयमेंट पर थाउजेंड, यानी कि 1,000 में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है. सबसे ज़्यादा त्रिपुरा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि है 197 पर थाउजेंड, और सबसे कम गुजरात का 9 पर थाउजेंड. ठीक है, ये स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं इंडिया के. त्रिपुरा, सिक्किम, केरला, हिमाचल प्रदेश, आसाम, ये टॉप 5 है. और नीचे से देखो तो गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. महाराष्ट्र ये एक अच्छा पॉइंट है कि 21 पर थाउजेंड आर अनएम्प्लॉयड. क्यों अच्छा? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरा 197 पे है. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमें कम करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कम होती हुई धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आएगी. ठीक है, आगे देखते हैं. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे पहला है जॉबलेस ग्रोथ. सिंस इंडिपेंडेंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिडरेबली लेस दैन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होनी थी वो उतनी नहीं हो पा रही है जितना कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है? imbalance है. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उतनी ईजिली वो लेबर फोर्स को, इंक्रीजिंग लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है. तो इस वजह से क्या है? वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. आपको अच्छे से समझना हो तो आप अपनी नोटबुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसे आप ओपन करके रखा करो. मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करते चलो या फिर हर एक लाइन का मतलब समझते चलो. ठीक है, आगे है इंक्रीज इन लेबर फोर्स. Death rate has rapidly declined without a corresponding fall in birth rate. Therefore, the country has registered an unprecedented population growth. यानी कि डेथ रेट का तेज़ी से कम होता जा रहा है लेकिन बर्थ रेट अभी भी उतनी स्पीड से कम नहीं हो रहा. यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जैसी की वैसी है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. और दिस वॉज नेचुरली फॉलोड बाय एन इक्वली लार्ज एक्सपेंशन इन लेबर फोर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेबर फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतना नहीं. इंडस्ट्रियल या फिर आप ये कहो कि लोगों को जॉब्स एब्जॉर्ब, मतलब लोगों को अपने जॉब्स में एब्जॉर्ब कर लेना, ये ग्रोथ अभी तक उतनी नहीं है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है. तो यहाँ पे क्या होगा?
पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेबर फोर्स बढ़ेगा, लेकिन उतनी जॉब्स नहीं होंगी और इसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी इन इंडिया, मैन पावर इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स of production. However, not only in industries but also in agriculture, producers are increasingly substituting capital for labor. यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में कंट्री के पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें लेके आ रहे हैं। इवन एग्रीकल्चर में भी लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल यानी कि लेबर या फिर मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ही लेते हुए आते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना देश क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है अपने देश के पास, पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव चीज़ें अगर हम लेके आएंगे अपने इकोनॉमी में या फिर अपनी कंट्री में, तो उससे क्या होगा, जो अपना लेबर है वो क्या होगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को ही लेते हुए आ रहे हैं, जैसे कि इसी का ये रीज़न है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी, इसी की वजह से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। Where capital is in abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipment is both rational and justified. But in India, the policy results in large scale अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात सही है कि अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है तो आप चीज़ों को ला सकते हो, ऑटोमेटिक मशीन्स ला सकते हो, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि लेबर यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर आप ऑटोमेटिक मशीन्स लेके आओगे तो जो लेबर्स को जॉब मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी, तो उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाएगी तो वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, vocational skill development courses which are compatible to Indian industries are comparatively less in number, so there is a dearth of skilled manpower needed by the industries। यानी कि वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं उनकी कमी है, या फिर लोगों को पता ही नहीं है वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, या फिर वो इंडियन इंडस्ट्री से कंपैटिबल नहीं है, यानी कि वो कुछ और ही सिखा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्री को मैन पावर की ज़रूरत होती है वही उन्हें एक्चुअली नहीं मिल पाती, या फिर वही स्किल्स उन्हें एक्चुअली नहीं मिल पाती हैं। आगे है एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर वाइट कॉलर जॉब। There is a lack of innovative and entrepreneurial spirit to organize economic activities where they can be self-employed। लोगों की एम्प्लॉयमेंट की तरफ एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं, सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो इस वजह से उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर होता है या फिर उनके अंदर की जो इनोवेशन स्किल्स होती हैं वो उसे आगे ही नहीं लेके आते, जिन स्किल्स की वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या होती है कि उन्हें वाइट कॉलर जॉब चाहिए होती है, इस वजह से वो खुद से अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, activities where they can be self-employed, yes, graduates prefer to remain unemployed till they get a job which is up to their expectations in terms of salary and nature of work। यानी कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो खुद से अनएम्प्लॉयड रहते हैं जब तक उन्हें अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल जाती। आगे है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। Agriculture in India is seasonal by nature. It depends on monsoon, lack of irrigation facilities, poor soil facilities, outdated production techniques, non availability of certified seeds and fertilizers are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout the year। यानी कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो कैसी है, सीजनल है। ठीक है। वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और उसके बाद भी कुछ और चीज़ें जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी पुअर है, या फिर जो टेक्निक्स है, प्रोडक्शन टेक्निक्स है वो आउटडेटेड हो चुकी है, सर्टिफाइड सीड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। ये सब क्या है, एग्रीकल्चर की जो कैपेसिटी है यानी कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होने की जो कैपेसिटी है उसे कम कर देती है। The laborers are employed only for a few months in a year. For the rest of the year, the labor force remain jobless। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर फोर्स काम कर रही होती है उनका मतलब एग्रीकल्चर का नेचर सीजनल होने की वजह से उन लोगों को सिर्फ कुछ महीनों तक ही जॉब मिलती है और बाकी के कुछ महीने वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The overall economic development of India is very slow.
इनएडिकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब किस वजह से है? ऑल ड्यू टू इनएडिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। यानी कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, अभी तक इंडिया में उतनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं इंक्रीज़ हो पाई हैं, और इसी वजह से वो लोग जो ग्रोइंग लेबर फोर्स है उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यानी कि उन लोगों तक काम को नहीं पहुंचा पाते। ठीक है। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन लास्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। There has been a continuous migration of people from rural to urban areas in search of job। यानी कि continuous migration लोगों का चल रहा है, कहाँ से? ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में जॉब की खोज में। ठीक है। दिस हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। तो इसी की वजह से अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीज होती जा रही है। आगे हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दो तरीके के इफेक्ट दिए हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट और सोशल इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब मनी रिलेटेड या फिर इकोनॉमी रिलेटेड इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे? पहला है जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है तो उनकी मतलब वो एक ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स वो क्या है? वेस्टेज हो रही है उसकी। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही है। पॉवर्टी एंड इनकम इनक्वालिटी, गरीबी बढ़ रही है, इनकम सब मतलब इनकम की इनक्वालिटी बढ़ रही है। जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है, वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि इनइक्वालिटी इंक्रीज ही हो रही है। ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर और हाई डिपेंडेंसी रेशियो, यानी कि लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने का जो रेशियो है वो उस ये भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। और ये सब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमिक अफेक्ट्स। आगे है सोशल इफेक्ट्स। सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट, टेंशन इंक्रीज हो रही है, जॉब नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है और आराम भी नहीं है। लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी एक तरीके से अगर आपके पास डिज़ायर्ड जॉब नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेरी डिग्निटी है, जो मेरी रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इसी वजह से क्या है? लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड हेल्पलेसनेस, यानी कि हेल्पलेसनेस यानी कि हम अपने खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक सोशल मतलब एक सोशल इफेक्ट जो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सब लोगों के पास जॉब होते हुए भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो लोग क्या हो रहे हैं? डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? सोशल इफेक्ट्स है। लेकिन उन्हें ये भूलना मतलब ये याद रखना चाहिए कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है। अगर अभी टाइम सही नहीं चल रहा है तो आगे जाके सही टाइम भी आएगा। जब सही टाइम था तब आप सब लोग खुश थे ना, तो वही सोच के चलो, उसी मेहनत को करते रहो। रुको मत कि अब सब कुछ बंद हो गया है तो अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, अब कैसे होगा, क्या होगा, और यही सब सोच सोच के टेंशन नहीं लेना। अगर बुरा टाइम आया है तो ऑब्वियसली अच्छा टाइम भी आएगा। तो इस वजह से उस अच्छे टाइम का वेट करो और खाली बैठ के वेट मत करो। कुछ ना कुछ नया नया करते रहो। वही नया नया शायद आगे जाके आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यू शुड नो जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ मेजर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसकी वजह से शायद अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। प्रोविजन फॉर अल्टरनेट ऑक्यूपेशन, येस, मोस्ट ऑब्वियस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा एक ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन साथ में रखना चाहिए। आप पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कैसा है? सीजनल है। या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो जो कि सीजनल है, आप पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। उसी के साथ या फिर उसी से जुड़ी हुई कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन को भी आप हमेशा उसके लिए प्रोविजन बना के रखो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से भी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकती है। रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी एक बहुत अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म ज़रूर आया है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, development of information technology and communication, provision
फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करना, रूरल सेक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, यानी कि लोगों को जॉब ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड स्किल्स देना, वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन देना, डेवलपमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट करना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करना और टूरिज्म को डेवलप करना। ठीक है, ये कुछ जनरल मेजर्स हैं जिनसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक मेजर्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए, वो हम कुछ पॉलिसीज़, कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।